रोजमर्रा की जिंदगी में चलना, दौड़ना या गाड़ी चलाना बहुत सामान्य मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान सच में हैरान करने वाला है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ब्रह्मांड में कोई भी चीज या तो चल रही है या रुकी हुई है। विज्ञान इस बुनियादी स्थिति को कैसे परिभाषित करता है? अगर इसे बहुत ही बुनियादी स्तर पर परखा जाए तो विज्ञान कहता है कि गति या मोशन तब होता है जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति यानी पोजीशन बदलती है। समय के साथ? हाँ, क्योंकि समय लगातार आगे बढ़ रहा है, उसे तो रोका नहीं जा सकता। अगर उस बढ़ते समय के साथ किसी चीज की जगह बदल रही है, जैसे सड़क पर दौड़ती हुई कार हो गई या आसमान में उड़ता हुआ पक्षी, तो हम कहते हैं कि वो चीज गति में है। ये बहुत सीधा और तार्किक है। और इसके ठीक विपरीत वो स्थिति होगी जहां समय तो बीत रहा है लेकिन चीज अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रही, जिसे हम अंगी विराम अवस्था या रेस्ट कहते हैं। बिल्कुल सही। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती तो उसे विराम अवस्था कहते हैं। जैसे मेज पर रखी हुई कोई पुस्तक ले लीजिए या जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर। मतलब वो कल भी वहीं था और आज भी वहीं है। हाँ, समय के ग्राफ पर उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। यहां तक तो बात बहुत सीधी और सरल लगती है, लेकिन गति हमेशा एक जैसी नहीं होती है ना। प्रकृति में चीजें अलग अलग तरीके से चलती हैं। स्रोत में गति के कुछ प्रकार बताए गए हैं। जी, प्रकृति में गति मुख्य रूप से 4 तरीकों से काम करती है। पहला प्रकार है रैखिक गति या लीनियर मोशन। इसका सीधा सा मतलब है एक सीधी रेखा में चलना, जैसे ट्रेन का सीधी पटरी पर चलना। बिल्कुल। या फिर सीधी सड़क पर चलती हुई कार, दिशा बिल्कुल सीधी होती है इसमें। और दूसरा प्रकार वो होगा जहां दिशा सीधी ना होकर गोल हो जाए। हाँ, उसे हम वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग या गोल रास्ते पर चलती है। इसका सबसे आम उदाहरण है छत वाला पंखा। अच्छा, पंखे का घूमना? हाँ, पंखे की पंखुड़ियां एक ही गोल रास्ते पर लगातार घूमती रहती हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन भी इसी का उदाहरण है। लेकिन कुछ गतियां ऐसी भी होती हैं जो अंततः पूरी तरह सीधी होती हैं और ना ही सिर्फ गोल, बल्कि वे एक पैटर्न में खुद को दोहराती हैं। और यही तीसरे प्रकार की एंट्री होती है। इसे आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। ये वो गति है जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को बार बार दोहराती है। जैसे दीवार घड़ी का पेंडुलम? एकदम सही। पुरानी दीवार घड़ियों का पेंडुलम एक तय समय में दाईं जाता है, फिर बाएं आता है। वो समय के एक बहुत ही सख्त नियम से बंधा हुआ है। और चौथा प्रकार कौन सा है? चौथा प्रकार है दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन। इसमें कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु, जिसे मीन पोजीशन कहते हैं, उसके दोनों ओर आगे पीछे चलती है। जैसे पार्क में लगा हुआ झूला? हाँ, झूला इसका बेहतरीन उदाहरण है। या किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देना। ये थोड़ा कंपन या वाइब्रेशन पैदा करने वाली गति होती है। इन प्रकारों को सुनते हुए ना मेरे दिमाग में स्रोत में दिया गया एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु आ रहा है। अच्छा, कौन सा बिंदु? अगर हम पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना देखें तो ये एक गोल रास्ते पर हो रहा है। इसका मतलब ये वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन है। लेकिन साथ ही पृथ्वी हर 365 दिन में ये चक्कर पूरा करती है और इसे बार बार दोहराती है। समझ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या एक ही वस्तु एक ही समय में वृत्तीय और आवर्त दोनों गतियां कर सकती है? ये एक बेहतरीन अवलोकन है और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर इसे गहराई से समझा जाए तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि हम उस घटना के किस आयाम का विश्लेषण कर रहे हैं। मतलब हम क्या देख रहे हैं उस पर निर्भर है। हाँ, जब हम पृथ्वी के रास्ते के आकार यानी ज्योमेट्री पर ध्यान देते हैं तो वो गोल या अंडाकार है, इसलिए वो वृत्तीय गति है। यानी जब हमारा फोकस सिर्फ रास्ते पे है। सटीक। लेकिन जब हम उस रास्ते से अपना ध्यान हटाकर समय और दोहराव पर केंद्रित करते हैं कि ये घटना अनंत काल से एक निश्चित समय सीमा में खुद को दोहरा रही है, तो हम समय के नियम की बात कर रहे हैं। इस समयबद्ध दोहराव के कारण ही ये आवर्त गति भी है। भौतिकी की यही तो खूबसूरती है। ये हमें एक ही घटना को ज्यामिति और समय दोनों के अलग अलग लेंस से देखने की आजादी देती है। बिल्कुल। अब गति के प्रकार समझने के बाद अगला तार्किक कदम ये मापना होता है कि कोई चीज आखिर कितनी दूर गई। और यही भौतिक वैज्ञानिक नया मोड़ लेता है जहां दिशा या डायरेक्शन की अहमियत सामने आती है। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। इसे मापने के लिए भौतिकी में 2 अलग अलग अवधारणाएं हैं। दूरी, जिसे डिस्टेंस कहते हैं, और विस्थापन, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आम बोलचाल में तो हम इन्हें एक ही मान लेते हैं।
है ना? आम भाषा में हाँ, लेकिन विज्ञान के लिए दोनों बिल्कुल अलग हैं। दूरी का सीधा सा मतलब है किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल मार्ग। ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी। हाँ, स्केलर। इसका मतलब है कि इसमें केवल मात्रा होती है, दिशा का कोई महत्व नहीं होता। इसकी SI यूनिट मीटर है। इसे समझने के लिए एक दिलचस्प एनालॉजी के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ी भूल भुलैया के अंदर फंस गया है। एक मेज में। हाँ, वो रास्ता खोजते हुए 5 किलोमीटर तक कभी दाएं कभी बाएं आगे पीछे घूमता रहता है। अगर उसके हाथ में कोई स्मार्ट वॉच है तो वो बताएगी कि उसने 5 किलोमीटर की दूरी तय की है। उसके पैरों की थकान इस दूरी का सबूत है। बिल्कुल, कुल तय किया गया मार्ग 5 किलोमीटर है। लेकिन अम्मी, अगर वो व्यक्ति घूम फिरकर बिल्कुल उसी जगह वापस आ जाए जहां से उसने शुरुआत की थी, तो विज्ञान की नजर में उसका विस्थापन क्या होगा? विज्ञान की नज़र में उसका विस्थापन 0 होगा, एकदम 0। 5 किलोमीटर चलने के बाद भी 0। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही विस्थापन का असली नियम है। विस्थापन इस बात की परवाह नहीं करता कि रास्ते में कितनी रुकावटें आईं या रास्ता कितना घुमावदार था। तो वो किस चीज की परवाह करता है? उसका सिर्फ एक ही उसूल है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी, एकदम सीधी दूरी। चूंकि वो व्यक्ति वहीं लौट आया जहां से वो चला था, उसकी शुरुआत और अंत की स्थिति के बीच कोई फासला बचा ही नहीं, इसलिए विस्थापन 0 है। इसका मतलब विस्थापन में दिशा का होना अनिवार्य है? एकदम सही। विस्थापन एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मात्रा के साथ साथ दिशा भी होती है। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। कौन सा? अगर कोई व्यक्ति 5 मीटर आगे जाता है और फिर 3 मीटर पीछे उसी रास्ते पर लौट आता है, तो उसने कुल जमीन तो 8 मीटर नापी। हाँ, तो दूरी हो गई 8 मीटर। लेकिन शुरुआत के बिंदु से अब वो सिर्फ 2 मीटर आगे खड़ा है, इसलिए विस्थापन केवल 2 मीटर होगा। ये फर्क असल जिंदगी में क्यों इतना मायने रखता है? क्योंकि जब हमें सटीक भविष्यवाणी करनी होती है तो सदिश राशियां ही काम आती हैं। उदाहरण के लिए एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सोचिए। ATC। हाँ, उन्हें इस बात से कोई खास मतलब नहीं होता कि किसी हवाई जहाज ने बादलों से बचने के लिए हवा में कितने किलोमीटर का गोल गोल चक्कर लगाया, यानी दूरी। उनके लिए ये जानना जीवन और मृत्यु का सवाल है कि हवाई पट्टी से उस जहाज की सीधी दूरी और सटीक दिशा क्या है। मतलब विज्ञान के लिए आप पहुंचे कहाँ, ये ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि रास्ता कितना लंबा था। बिल्कुल। ये सच में नजरिया बदलने वाला विचार है। थकान दूरी से मापी जाती है, लेकिन मंजिल विस्थापन से तय होती है। अब जब ये तय हो गया कि वस्तु ने कितनी जगह तय की, तो स्वाभाविक रूप से अगला सवाल उठता है कि ये कितनी तेजी से हुआ। और यही खेल में समय की एंट्री होती है। हाँ, समय जुड़ते ही दूरी और विस्थापन क्रमशः चाल और वेग बन जाते हैं। सही कहा। चाल यानी स्पीड को समझना सबसे आसान है। ये बताती है कि प्रति इकाई समय में कितनी दूरी तय की गई। तो इसका फॉर्मूला होगा चाल बराबर दूरी बटा समय। हाँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसकी SI इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं। अगर वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो वो समान चाल है। और असमान चाल? जब वो समान समय में अलग अलग दूरी तय करे, जैसे ट्रैफिक में गाड़ी चलाना। ऐसी स्थिति में हम औसत चाल या एवरेज स्पीड निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला है कुल दूरी को कुल समय से भाग देना। हमारी गाड़ियों का स्पीडोमीटर हमें यही चाल बताता है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, लेकिन वेग यानी वेलोसिटी इससे बहुत अलग है, क्योंकि उसमें वो विस्थापन वाला वेक्टर नियम लागू हो जाता है। वेग विस्थापन के परिवर्तन की दर है। मतलब वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। बिल्कुल। चूंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग भी एक सदिश राशि बन जाता है। केवल 100 किलोमीटर प्रति घंटा कहना चाल है, लेकिन 100 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर दिशा की ओर कहना वेग है। वेग में जो दिशा वाला नियम है, इसके परिणाम सच में चौंकाने वाले हो सकते हैं। एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं इसे। हाँ, बताइए। मान लीजिए कार एक बड़े से गोल चक्कर यानी राउंड अबाउट पर घूम रही है। ड्राइवर ने क्रूज कंट्रोल ऑन कर रखा है और स्पीडोमीटर की सुई बिल्कुल 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चिपकी हुई है। उसकी चाल एकदम स्थिर है। लेकिन अगर हम भौतिक विज्ञान के नियमों को लागू करें तो क्या उस कार का वेग स्थिर माना जाएगा? नहीं, भौतिक विज्ञान के अनुसार उस कार का वेग स्थिर नहीं है।
उसे असमान वेग या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी माना जाएगा। जबकि मीटर तो 40 की ही स्पीड दिखा रहा है। ये कैसे? क्योंकि वेग दो चीजों के मेल से बनता है, चाल और दिशा। दोनों में से कोई एक भी बदलेगा तो वेग बदल जाएगा। तो क्योंकि कार गोल चक्कर पर है? हाँ, कार की चाल भले ही 40 पर रुकी हो, लेकिन वृत्ताकार रास्ते पर होने की वजह से हर एक सेकंड कार का अगला हिस्सा एक नई दिशा की तरफ मुड़ रहा है। दिशा लगातार बदल रही है। बिल्कुल, दिशा बदल रही है, इसलिए विज्ञान की नजर में उसका वेग लगातार बदल रहा है। ये सच में एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि सुई नहीं हिल रही तो सब स्थिर है, लेकिन दिशा का बदलना वेग को अस्थिर कर देता है। और जब वेग बदलता है तो एक नया सिद्धांत सामने आता है, त्वरण, जिसे एक्सेलरेशन कहते हैं। त्वरण भौतिक विज्ञान के सबसे रोमांचक हिस्सों में से एक है। सरल शब्दों में कहें तो वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब समय के साथ वेग कैसे बदल रहा है? हाँ, अगर समय के साथ कोई वस्तु अपना वेग बढ़ा रही है, घटा रही है या अपनी दिशा बदल रही है, तो उस वस्तु में त्वरण है। इसका गणितीय फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला बहुत स्पष्ट है। A बराबर v माइनस u भागे t। यहाँ v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है और t वो समय है जो इस बदलाव में लगा। और इसकी यूनिट? चूंकि हम वेग को समय से एक बार और भाग दे रहे हैं, इसकी SI इकाई मीटर प्रति वर्ग सेकंड हो जाती है। इसे थोड़ा महसूस करने वाले नजरिए से देखते हैं। जब हम हवाई जहाज में बैठे होते हैं और वो 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से उड़ रहा होता है, तो आंख बंद करने पर पता भी नहीं चलता कि हम चल रहे हैं। बिल्कुल स्थिर लगता है सब कुछ। लेकिन जब वो रनवे पे टेक ऑफ के लिए दौड़ना शुरू करता है, तो हम अपनी सीट से पीछे की तरफ चिपक जाते हैं। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। क्योंकि मानव शरीर चाल को महसूस नहीं कर सकता, वो केवल त्वरण को महसूस कर सकता है। जब वेग में बदलाव होता है, तब हमें बल का एहसास होता है। और ये बदलाव सिर्फ तेज होने तक सीमित नहीं है। कार में जिसे हम एक्सेलरेटर कहते हैं, उसे दबाने से गाड़ी तेज होती है, ये तो त्वरण है। लेकिन जब जोर से ब्रेक लगाए जाएं, तब क्या होता है? स्रोत में इसके लिए मंदन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, मंदन या रिटार्डेशन। जब वेग समय के साथ कम होता है तो उसे मंदन कहते हैं। लेकिन विज्ञान की भाषा में इसका एक और नाम है, नकारात्मक त्वरण यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये विचार थोड़ा अटपटा लगता है। आम भाषा में एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ रफ्तार बढ़ाना होता है। हाँ, पर भौतिकी कहती है कि ब्रेक लगाना भी एक्सेलरेशन ही है, बस वो उल्टी दिशा में काम कर रहा है। कमाल है, गणित इस बात को कैसे साबित करता है? उसी फॉर्मूले को देखिए। मान लीजिए कार 100 की रफ्तार से चल रही है, तो प्रारंभिक वेग u 100 हुआ। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद वो रुक जाती है, तो अंतिम वेग v 0 हो गया। तो फॉर्मूले में रखने पर 0 में से 100 घटाएंगे तो उत्तर -100 आएगा, यानी त्वरण नकारात्मक हो गया। ये माइनस का निशान ही बताता है कि बल गति की विपरीत दिशा में लग रहा है। क्या गजब का तंत्र है! गति, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण, ये सब एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। लेकिन वैज्ञानिक इन सबको एक साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए वे गति के समीकरणों का उपयोग करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये 3 मुख्य समीकरण किसी वस्तु के भविष्य और अतीत की भविष्यवाणी करने वाले टूल हैं। तो आइए इन तीनों समीकरणों को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला समीकरण है v = u + at। ये किसका काम आता है? ये भविष्य के वेग की भविष्यवाणी करता है। अगर हमें पता है कि कार अभी किस वेग से चल रही है और वो कितनी तेजी से एक्सेलरेट कर रही है, तो ये समीकरण बता देगा कि कुछ सेकंड बाद उसका सटीक वेग क्या होगा। और दूसरा समीकरण है s = ut + ½ at²। यहाँ जो s है वो विस्थापन को दर्शाता है। हाँ, ये स्थिति या लोकेशन का टूल है। अगर जानना हो कि एक निश्चित समय के बाद वस्तु कितनी दूर पहुंच जाएगी, तो ये काम आता है। जैसे मंगल ग्रह पर रोवर उतारते वक्त वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा समीकरण है v² = u² + 2as। इसमें तो समय का कोई जिक्र ही नहीं है। यही इसकी खासियत है। ये तब काम आता है जब हमारे पास समय का पता ना हो, लेकिन दूरी और त्वरण पता हो। जैसे किसी दुर्घटना की फोरेंसिक जांच में, जहां सड़क पर टायर घिसने के निशान से दूरी मिल जाती है। ये तो सच में किसी जादुई छड़ी की तरह है। इन समीकरण के अलावा स्रोत में ग्राफ का भी जिक्र है। ग्राफ गणितीय आंकड़ों को तस्वीरों में बदल देते हैं।
दूरी समय ग्राफ में जो रेखा की ढाल होती है, जिसे स्लोप कहते हैं, वो सीधे तौर पर चाल को दर्शाती है। यानी ढलान जितनी तीखी होगी, चाल उतनी ही ज्यादा होगी। बिल्कुल। और वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण को दिखाती है। इसमें एक और खास बात है, उस ग्राफ की रेखा के नीचे का जो क्षेत्रफल या एरिया होता है, वो कुल विस्थापन के बराबर होता है। कागज पर खींची रेखाओं का एरिया असल दूरी नाप सकता है। अद्भुत। इन सब चीजों को याद रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्रोत में एक बहुत ही शानदार चीट कोड दिया है, DSVA ट्रिक। हाँ, ये DSVA ट्रिक वास्तव में गति के विज्ञान का एक अनुक्रम है। D से डिस्टेंस, S से स्पीड, V से वेलोसिटी और A से एक्सेलरेशन। ये ट्रिक कड़ी कैसे बनाती है? देखिए, D यानी दूरी सबसे बुनियादी चीज है। दूरी में समय जोड़ा तो वो S यानी चाल बन गई। दूरी में दिशा जोड़ी तो विस्थापन बना, और समय के साथ वो V यानी वेग बन गया। और जब वो वेग समय के साथ बदलता है, तब हमें A यानी त्वरण मिलता है। दूरी से चाल, दिशा मिलने पर वेग और वेग बदलने पर त्वरण। बहुत बढ़िया। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने देखा कि हमारे आसपास का पूरा भौतिक संसार इन्हीं नियमों के धागों से बुना गया है। बिल्कुल, हर चलती चीज के पीछे एक तार्किक नियम है। लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक गहरा विचार सामने रखना चाहूंगा। बिल्कुल शुरुआत में हमने विरामावस्था की बात की थी। पृथ्वी पर है, पृथ्वी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से घूम रही है, वो सूर्य के चारों ओर 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे से चक्कर लगा रही है, और हमारा सौर मंडल भी गैलेक्सी में दौड़ रहा है। ये तो बहुत दार्शनिक प्रश्न हो गया। तो सवाल ये है कि इस अनंत ब्रह्मांड में क्या वास्तव में कोई भी चीज कभी पूरी तरह से विराम अवस्था में होती है, या फिर विराम केवल एक भ्रम है जो इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कहां से देख रहे हैं? विज्ञान और दर्शन का ये संगम सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद स्थिरता केवल हमारा सीमित नजरिया है और गति ही एकमात्र सत्य है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं।